चलिए शुरू करते हैं। रसायन रसायन का जो है ऑनलाइनर बचा हुआ था, जो कि मैं पढ़ाया नहीं था, मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैं बता दूं कि नलिनी अकादमी शिक्षा मंच पे ऑनलाइनर मॉक टेस्ट के लिए ज्यादा जाना जाता है। इस पे जानकारी ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं ऑनलाइनर हूँ। पीपीटी जब बनाऊंगा तो उस पर डिटेल जितना आपको सवाल करना है सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा और विश्लेषण के साथ दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और 2 दिन नहीं वीडियो आया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कंटेंट को जरूर देखिएगा, म्यूट करके देखें या जो भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वैसे ऑनलाइन है तो सब दिख रहा होगा। तो देखिए, मैं पढ़ता जा रहा हूं, सिर्फ सुनते जाइएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता क्या है? तत्व कहलाएगा। तो बहुत सिंपल जवाब। अगर पूछ दे आपसे कि मान लीजिए एक ही प्रकार के परमाणु हैं, परमाणुओं से मिलकर क्या बनेगा? तो तत्व बनेगा। याद हो गया होगा। चलिए आगे सवाल बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों की, अगर तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाएगा क्या या कहलाता क्या है? तो वो यौगिक कहलाता है। अब इस सवाल को कैसे समझिएगा तो सुनिए। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा अगर मान लीजिए निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना जो पदार्थ है वही तो कहलाता है यौगिक, है ना? समझ गए होंगे। तो याद रखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक होता है। ये जरूरी था रिपीट करना क्योंकि ये सवाल अलग अलग ढंगों से पूछता है। यहाँ पे जैसे विचार दे दिया, हो सकता है यहाँ पे विचार ना दे, है ना? तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है कि दो या दो से अधिक यहां होना चाहिए था, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ की बात हो रही है। यहां पे क्या था? तत्व की मात्रा की बात हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या हुआ? शुद्ध पदार्थ की बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या? बनता है तो मिश्रण बनता है। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तो क्या बनता है? तो वो मिश्रण बनता है। आगे सवाल बनता है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु, ठीक है, और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते क्या हैं? तो ये सवाल तो बहुत अच्छा है और यूनिक क्वेश्चन है। मतलब धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, वैसे तत्व को कहते क्या हैं? तो उपधातु कहते हैं। सही बात है, धातु और अधातु मिल जाए तो उपधातु कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग यौगिक और मिश्रण को एक ही साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। दो से अधिक तत्वों के मात्रा, याद रखिएगा, तो यौगिक कहलाएगा। अगर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की बात करेगा तो मिश्रण कहलाएगा। ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे सवाल है कि कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वो लेड है। सोचिए, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि विद्युत का कुचालक है, ठीक है? धातु के होते हुए भी कुचालक है, ये समझ गए? विद्युत का कुचालक है। सोचिए, धातु जो है विद्युत का कुचालक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुचालक है, तो कौन है? तो लेड है। ऐसे और भी हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब चलिए, अब देखिए किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। अब लीजिए, जैसे आप पढ़े विद्युत का कुचालक लेड को पढ़े, मतलब शीशा को पढ़े, उसी तरह किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो वो ग्रेफाइट और आयोडीन में पाई जाती है। हो गया ना? किस धातु में, कौन से धातु में बताइए, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में पाई जाती है। ये क्लियर हो गए? आगे चलिए, आगे सवाल बनता है कि जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखिए लिख रहा है, तो आगे तो आप जान गए जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। बस याद रखिएगा, जल एक यौगिक है तो मतलब दो भिन्न तत्वों से होते हैं, कुछ ही जुड़े हुए होते हैं, रासायनिक बंधनों से जुड़े होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए, क्योंकि ये जरूरी है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के कौन सा पदार्थ जो है प्राकृतिक में तीन अवस्थाओं में, जैसे ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है H2O पाया जाता है। आगे सवाल है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा है। तो याद ये भी रखने की आवश्यकता है कि पदार्थ एक चतुर्थ अवस्था है, तो अवस्था जो है वो क्या है? तो प्लाज्मा है ना? आप खुद ही कमेंट करते हैं, तो प्लीज ऑनलाइन समझिए। जब पीपीटी तैयार करके लाऊंगा
तब आप देखिएगा कि मेरे विश्लेषण में अगर गलती होती है तो आप कमेंट करिएगा। ओके, चलिए। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये कहने वाले एक ही तो व्यक्ति हैं, एक ही वैज्ञानिक हैं, कनाद ने कहे थे, कनाद जी कहे थे। तो नाम याद रखिएगा कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये कहने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति हैं, वो हैं वैज्ञानिक हैं सर्वप्रथम, वो कनाद हैं या कनाद जी बोलिए, है ना? याद रखेंगे, याद हुआ। आगे सवाल बनता है कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण के क्या होते हैं? पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण के क्या होते हैं? पूर्णतः भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। याद रखिएगा। व्यंजन चूर्ण की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, तो व्यंजन चूर्ण है क्या है? यौगिक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये याद रखेंगे। मिश्रण नहीं है व्यंजन चूर्ण, व्यंजक चूर्ण जो है यौगिक है। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है बारूद है। बारूद क्या है? तो बारूद एक मिश्रण है, ये भी ध्यान रखना है। तो याद किया, व्यंजन चूर्ण क्या है? यौगिक है। बारूद क्या है? मिश्रण है। अगर मेरा केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट में ये सारा मैं जो है करवा चुका हूं, और यही हूबहू क्वेश्चन भी आपको उस जगह दिखेगा। वायु क्या है? बहुत बार सुने होंगे, हवा है, हवा चल रही है, हवा है। तो हवा क्या है? हवा क्या है? तो हवा भी एक मिश्रण है। याद रखिएगा, बारूद मिश्रण है, वायु मिश्रण है, हवा। व्यंजन चूर्ण क्या है? यौगिक है। लेकिन कोयला क्या है? कोयला से सवाल मैंने पूछा था, बहुत लोग गलत दे दिए थे। कोयला एक तत्व है, याद रखिएगा। ठीक है। हीरा क्या है? तो कोयला जब तत्व है तो हीरा भी तो उसी जगह से निकलता है, तो तत्व ही तो होगा, है ना? क्लियर? ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला है, ये समझिएगा। अब चलते हैं, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये जॉन डाल्टन ने किए थे। आप स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? याद रखेंगे, तो परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने किए। अगर आपसे पूछे परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, तो याद रखिएगा बोहर तथा रदरफोर्ड। यहाँ पे ये भी हो सकता था बोहर और रदरफोर्ड। तो परमाणु संरचना का मॉडल पूछ रहा है, मॉडल किसने विकसित किया? तो याद रखिएगा, या विकसित किया, तैयार किया, सवाल आए तो बोहर और रदरफोर्ड टिक लगा देंगे। क्लियर? अगर पूछते परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की, तो जॉन डाल्टन बोलिएगा। अगर सिद्धांत की बात होगी डाल्टन जी, अगर मॉडल की बात होगी तो बोहर और रदरफोर्ड लगा दीजिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो याद रखिएगा, इसे आप अपने ढंग से पढ़ सकते हैं। 10-15 मीटर, 10 से 15 मीटर बोल सकते हैं, या 10 पे -15 मीटर बोल सकते हैं। आपको जैसे याद करने से मतलब है, इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो परमाणु का नाभिकीय आकार जो है होता है तो 10-15 मीटर होता है। आगे चलेंगे, आगे सवाल है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10-10 मीटर होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये सब सुनते जाइएगा। ये सब मॉक टेस्ट में हो चुका है। अगर नहीं देखे मॉक टेस्ट तो प्लेलिस्ट बना हुआ है केमिस्ट्री का, जाके चले जाइए, केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव करके बना हुआ है। एक परमाणु के आधारभूत अवयव बोला जाता है, कौन से हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन हैं। याद रखिएगा, एक परमाणु के आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है ना? चलिए आगे भी देख लीजिए कि परमाणु नाभिकीय के अवयव हैं, तो कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। याद हुआ? तो याद रखेंगे कि परमाणु नाभिकीय के अवयव अगर पूछे तो आप बताइएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर पूछे कि एक परमाणु के आधारभूत अवयव कितने होते हैं, तो यहाँ पे 3 याद रखिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर परमाणु नाभिक के अवयव पूछेगा तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलिएगा। क्लियर हो गए? ठीक है, मतलब आधारभूत अवयव तो तीनों है, लेकिन यहाँ पे परमाणु नाभिकीय के अवयव पूछ रहे हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगाइएगा। अगर आपसे पूछेंगे कौन एक अवशेष रहित कण है, तो न्यूट्रॉन है। चलिएगा, अवशेष रहित कण है, न्यूट्रॉन है। अब चलिए थोड़े से ऊपर पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। ठीक है, और भी क्या सवाल बनता है, तो देखिए परमाणु में कौन से मूल्य कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपको स्थित होते हैं। तो अगर पूछ दे, देखिए ऊपर जो आप पढ़े, एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर आप जो पढ़े, यहाँ पे क्या पढ़े, यहाँ पे कि परमाणु नाभिकीय के अवयव पूछा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगाए, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु में कौन से मूल्य कण संख्या समान संख्या में स्थित है, मतलब बराबर संख्या में स्थित है। याद रखिएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होंगे। क्लियर हो गए?
कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलिए, आगे चले। अब देखिए ये सवाल कितना बार आप पढ़े होंगे, कितना बार पूछा हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने किए हैं। तो पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में करिएगा क्योंकि मॉक टेस्ट में करवा चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे सवाल पूछता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे थॉमसन जी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन ने किए थे। गोल्डस्टीन जी जो हैं वो प्रोटॉन की खोज किए। तो न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, या खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए? तो हम बताएंगे जेम्स चैडविक हैं। कौन है? जेम्स चैडविक हैं। तो याद हो गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन जी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। सिर्फ वन लाइनर है, इसमें ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उसी को याद करवाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े टीचर जो हैं आपको विश्लेषण के साथ पढ़ा ही रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कंटेंट देना चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन आए, एग्जाम निकाल के जॉब लेके मस्ती से पार्टी करें और कुछ बातें शेयर मेरे साथ भी कर लिया करें, ये मैं चाहता हूं। चलिएगा, आगे सवाल है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये किए थे डी ब्रोगली ने किए थे। कौन किए? डी ब्रोगली ने किए थे। अगर आपसे सवाल पूछेगा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो डी ब्रोगली ने की थी, या डी ब्रोगली जी किए थे। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है तो हमेशा धनात्मक होती है। अब जैसे समझिए, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अगर पूछता है तो हमेशा याद रखिएगा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, मतलब प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं परमाणु अभाज्य है, परमाणु जो है अभाज्य है, किसने प्रस्तावित किया था? तो वो डाल्टन ने प्रस्तावित किए थे। अगर परमाणु अभाज्य है किसने प्रस्तावित किया, अगर ये सवाल पूछे आपसे तो आप बताइएगा डाल्टन जी किए थे। कौन किए थे? डाल्टन जी किए थे। अगर आपसे बोले कि बताइए डाल्टन जी क्या किए, तो हम बताएंगे परमाणु अभाज्य जो है ना उसको प्रस्तावित किए थे, है ना? ऐसे याद हुआ कि नहीं? आप बताइए, याद हो रहा है कि नहीं? अगर बात करते हैं, अगर मेरी आवाज लगे कि स्पीड करने की है तो आप कर लीजिएगा। अगर बात करें न्यूक्लिक ऑन समान नाम क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लिक ऑन जो है उसका समान नाम क्या है, बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ बताएंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका समान नाम है, तो बताना तो बनता है, बता दिया मैंने। चलिए आगे सवाल और भी बनता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगर बोल दे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है, तो ये इतना बात पढ़े हैं कि आपको याद होना चाहिए कि 1.6 माइनस होगा आगे, याद रखिएगा -1.6 इंटू 10 जो है, याद रखिएगा मतलब 10 19 जो है सी लिख दीजिएगा, है ना? याद रखिएगा। तो 1.6 मतलब -1.6 गुणे 10 पे पावर -19 सी होगा। याद रखिएगा, सी का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ऐसे आपको याद हो जाएगा, है ना? चलिए, ऐसे मॉक टेस्ट में हुबहू मैं बता चुका हूं। पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन क्या है? तो ये पॉजिट्रॉन जो है धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन की बात करें, बाहरी आवाजों को इग्नोर करें, बार बार मैं बोल रहा हूं। पॉजिट्रॉन की अगर बात करते हैं तो पॉजिट्रॉन जो है वो एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, और डायरेक्ट सवाल यही पूछेगा। आगे चलिएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो वो किए थे मिल्कन ने किए थे। तो आपसे पूछेगा कि मिल्कन जी का नाम आप सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? तो ऐसे तो बहुत में काम इनका नाम आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं पढ़ रहा हूं वो है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किए थे मिल्कन जी। कौन क्या चीज का खोज किए थे? तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किए थे मिल्कन जी। ठीक है, अगर पूछते कि परमाणु विद्युत होते हैं, देखिए ये शब्द जो है इतना घुमाता है, शब्द वैसा नहीं है परमाणु विद्युत होते हैं तो वो होते हैं उदासीन होते हैं, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। अगर ये भी पूछेगा परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन होते हैं, तो जैसे शब्द आ जाए वैसे लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? चलिए आगे सवाल है कि परमाणविक या परमाणवीय नाव की किसने खोजा था? तो वो रदरफोर्ड किए थे। ये क्लियर हो गया। अच्छा आगे चलिए, आगे सवाल है कि स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिकी की खोज की? तो वो किए थे किसका? ये बताइए किसका इंडिकेशन बताता है ये कण? बताएंगे? होते हैं ना वाई गामा किरण,
है ना, बी बीटा किरण, है ना, याद है ना, तो ये क्या हुआ, अल्फा किरण हुआ, तो अल्फा कण होंगे, याद रखिएगा। तो रदरफोर्ड जो किए थे, तो याद रखिएगा कि स्वर्ण पत्र से जो होता है किस प्रकीर्णन का अध्ययन किए थे रदरफोर्ड जी, नाभिकीय की खोज किए थे, इसी माध्यम से खोज किए थे, तो वो अल्फा कण के माध्यम से खोज किए थे। आगे चलिए, फिर है रदरफोर्ड से सवाल है कि नाभिकी के धनावेशित होने की खोज की थी, कौन किए थे, तो रदरफोर्ड ही किए थे। तो आपको सवाल ऐसे जरूरी नहीं कि हूबहू लिखा हुआ वही पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि नाभिकीय के धनावेशित होने का प्रमाण जो है किसने दिया, खोज किसने किया, तो वो रदरफोर्ड जी की है ना। क्लियर हो गए, ऊपर वाला भी क्वेश्चन यही है, याद रखेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है, तो तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है वही तो परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु होता है। तो आपसे अगर ये सवाल पूछेगा तो अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आगे चले तो किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। आगे सवाल है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति ही बोला जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते ही हैं द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब द्रव्यमान क्या है ये जानिए, तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्यकों के योगफल को कहते हैं, मतलब योग को कहते हैं द्रव्यमान कहते हैं। मतलब समझ गए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल, योगफल मतलब जोड़, दोनों के जोड़ को कहते हैं द्रव्यमान। क्लियर। अब चलिए अल्फा कण तो ऊपर भी पढ़े, फिर आ गया, चलिए पढ़ते हैं। किन किरणों के परिकर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो वो अल्फा कण से ही किया जा सकता है। नाभिक के आकार का आकलन अगर करने की बात हो तो याद रखिएगा ये आपको अल्फा कण से ही करते हैं, और अल्फा कण से ही रदरफोर्ड बताए थे नाभिकीय के बारे में, याद रखिएगा, है ना, ऊपर पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे। आगे चलते हैं, आगे है कि प्रोटॉन पर आवेश किस पर आवेश के बराबर है, मतलब किस पर आवेश के बराबर है, तो आप याद रखिएगा अल्फा कण के बराबर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन पर आवेश जो है किस पर आवेश के बराबर होता है, तो अल्फा कण के बराबर होता है, ये सवाल होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है ना। तो प्रोटॉन पर आवेश जो है अल्फा आवेश पर आवेश के बराबर होता है, अल्फा जो कण है पर आवेश के बराबर होता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। फोटोन की ऊर्जा जिसे ई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, संवेग जिसे पी बोलते हैं, तथा वेग जिसे सी बोलते हैं, सी में संबंध है, तो इसका सूत्र क्या होगा, P बराबर E बटा C। ऐसे आप चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं कि संवेग बराबर फोटोन की ऊर्जा बटा क्या है, वेग, ऐसे भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक जो है क्या है, तो C12 है। तो C12 मतलब आप बताइए क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चित है, आप बता सकते हैं क्योंकि आप बहुत बार पढ़े होंगे इसके बारे में। C12 पॉजिट्रॉन की खोज करता है कौन, एंडरसन जी हैं। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता आप एंडरसन जी को टिक लगाइएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक अगर पूछते हैं तो C12। आगे चलेंगे, पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन जी हैं। अगर पॉजिट्रॉन के खोज करता पूछते हैं तो एंडरसन जी लगाइएगा। और अभी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये तीनों का अभी जस्ट पढ़े हैं, तो बताइए नाम उनका कमेंट बॉक्स में, तो हमें लगेगा कि आपको याद हो रहा है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है माना जाता है। तो पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, एंडरसन जी हैं। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक पूछते तो C12 लगा दीजिएगा। अगर पूछे कि किन कणों में कणीय तरंग की जो है द्विव प्राकृतिक पाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखने की बात है। आगे चलें, किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित जो है किया था, तो वो जॉन डाल्टन ने किए थे। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों कि चार या चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है ना। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों की अगर चारों क्वांटम की संख्या पूछे आपस में समान नहीं हो सकती है,
ये तो आप भी जान रहे हैं, समान नहीं हो सकती। यह नियम जो है कौन वैज्ञानिक बताया भाई, कौन है? तो इनका नाम है पाउली। क्या नाम है? पाउली वैज्ञानिक जो है ये बताए थे, इससे संबंध रखते हैं। ठीक है, चारों क्वांटम के बारे में बताया कि नहीं आपस में मिल सकते हैं, बात खत्म। तो ये बताने वाले पाउली है। देखिए यहाँ पे क्या है, सुनिए। रासायनिक तत्व के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है क्या है, तो चक्रण से है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जैसे पूछेगा, चक्रण को टिक लगा के चलाएगा, है ना। आगे चलिएगा, आगे सवाल पूछता है कि क्वांटम संख्या, क्वांटम जो संख्या है जो किसी कक्ष में अंतरिक्ष में अभिविन्यास, अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा जो है निर्दिष्ट करता है, वह क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है। यहाँ पे है दो हो गया, क्वांटम जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या है। अगर मान लीजिए क्वांटम संख्या है, मान लीजिए क्वांटम संख्या है, अगर अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा में अगर पूछा जाए, निर्दिष्ट है, बिन निर्दिष्ट है ना, तो उसी को चुंबकीय जो है क्वांटम संख्या कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये चक्रण से है जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना। आगे सवाल बनता है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं, तो 8 रहते हैं। ये आप भी अच्छे से जानते हैं, क्या रहते हैं, 8 रहते हैं। क्या है, 88 Ra, है ना, Ra 226 मतलब 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो याद रखिए न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो बता सकते हैं 138 होगा, मतलब 138 होगा, मतलब 138 होगा, और प्रोटॉन की संख्या 88 होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गए, तो ध्यान रखना। चलते हैं, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, अगर मान लीजिए यदि परमाणु की तीसरी जो कक्षा होती है सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी कितनी, तो 18 होगा। ये जरूर ध्यान रखना है। डायरेक्ट सवाल ये पूछता है, ठीक है। आपसे और पूछेगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन ही होगा। अगर जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हैं तो उसमें क्या होगा, विपरीत चक्रण होगा, मतलब विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इसकी कि यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाता है, n से व्यक्त कीजिए, तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितना, तो बहुत सिंपल जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी संख्या को n से व्यक्त कीजिए, मान लीजिए किसी कक्षा में n संख्या को n से व्यक्त करते हैं, और किसी कक्षा में अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा, 2n2 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ सुनेंगे और इससे समाप्त करेंगे। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट ही मुझे वीडियो बनाने के लिए क्या करता है, उत्साहित करता है ना। तो चलिए आगे जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं या नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त जो होते हैं, रिक्त मतलब खाली जगह को बोला जाता है, प्राप्त रिक्त जो है कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत कहलाएगा क्या, तो हुंड का नियम कहलाएगा। इस सवाल को फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुंड का नियम है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए जो प्राप्त रिक्त कक्षक जो होते हैं समाप्त ना हो जाए। और ये समाप्त जब तक ना हो जाए, ये सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम, वैज्ञानिक का नाम हुंड का नियम ही कहलाएगा। ऐसा हुंडे जी कह सकते हैं आप डायरेक्ट।